Okay, so today we are going to talk about motor function of spinal cord और cord reflexes, chapter 55 of Guyton, और साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल स्पाइनल कॉर्ड के हम जो है वो रसीद या फिर फेमरिक से पढ़ेंगे. अब सबसे इंपॉर्टेंट जो इस पैराग्राफ में बात की गई है वो ये की गई है कि आपके पास बेसिकली आपको पता है कि जितनी भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन है वो कॉन्वेंट सेंसरी रूट के थ्रू रीच करती है. और हम समझते हैं कि आपको जितनी भी हमें ये लगता है कि हमारे पास जो सारी इन्फॉर्मेशन एक्चुअली ब्रेन से आ रही है, लेकिन हाँ ब्रेन से आ तो रही है, लेकिन ब्रेन के पास वो न्यूरोनल सर्किट नहीं है जो कि हमारे फॉर एग्जांपल हमारे मूवमेंट की टू इन्फॉर्मेशन को परफॉर्म करें. ठीक है, तो न्यूरोनल सर्किट्स जो होते हैं मूवमेंट के प्रोग्राम्स के लिए वो स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो कमांड सिग्नल्स आते हैं हमें उसको इनिशिएट करने के लिए वो ऑब्वियसली आपके ब्रेन से आते हैं. अब स्पाइनल कॉर्ड की ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से होती है आपको पता है. एक पोस्टीरियर रूट होती है, डॉर्सल रूट होती है, एंटीरियर रूट होती है. पोस्टीरियर रूट से आपके पास सेंसरी फाइबर एंटर करता है. जब सेंसरी नर्व एंटर करती है तो यहाँ पे जो सेंसरी हमने कहा था कि एंटर करती है सेंसरी सिग्नल, तो एक ब्रांच जो होती है वो हमने कहा था टर्मिनेट करती है इमीडिएटली इनटू द ग्रे मैटर ऑफ द कॉर्ड, और वहाँ पे लोकल कॉर्ड सेगमेंटल रिफ्लेक्सेस जनरेट होते हैं. और एक ब्रांच होती है जो कि यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है हमारे हायर सेंटर्स में, ब्रेन स्टेम में या कॉर्ड में या सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जाती है. ठीक है, अब इस सेंसरी आपके पास आपको पता है कि इसके अंदर यहाँ पे सेवरल मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, और उसमें से जो अब बहुत इंपॉर्टेंट न्यूरॉन्स है उसमें आपके पास एंटीरियर मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन होते हैं. अब एंटीरियर मोटर न्यूरॉन जो होते हैं वो 50 to 100% लार्जर होते हैं देन मोस्ट ऑफ द अदर न्यूरॉन्स, और अब ये सेवरल थाउजेंड आपके पास प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, और एंटीरियर मोटर न्यूरॉन में आ जाते हैं दो तरह के, अल्फा मोटर न्यूरॉन और गैमा मोटर न्यूरॉन. अल्फा मोटर न्यूरॉन जिनको हम ए अल्फा मोटर न्यूरॉन फाइबर्स भी कहते हैं, अब इनको अगर हम देखें तो ये होते हैं 14 माइक्रोमीटर्स के. ठीक है, ये होते हैं 14 माइक्रोमीटर्स के होते हैं, और ये फाइबर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रांच करते हैं, फिर यहाँ पे एंटर करते हैं, और ये मेनली इनोवेट करते होते हैं आपके लार्ज स्केलेटल मसल फाइबर को. स्टिमुलेशन ऑफ अ सिंगल अल्फा नर्व फाइबर विल एक्साइट एनीवेयर फ्रॉम 3 to 7. अच्छा, ये आपने रखना है कि आपके पास एक सिंगल अल्फा मोटर न्यूरॉन अलॉन्ग विद द स्केलेटल मसल नर्व फाइबर जो कि वो इनोवेट कर रहा होता है, उसको हम एक मोटर यूनिट कहते हैं. तो ये अल्फा मोटर न्यूरॉन है, ये आप देख रहे हो कि दिस इज द अल्फा मोटर न्यूरॉन विच इज बेसिकली एंड जो कि आपके पास क्या है कि ये जो अल्फा मोटर न्यूरॉन है इट इज एन एफ्रंट. ठीक है, ये एफ्रंट है किसका, आपके एक्स्ट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स का, जो लार्ज स्केलेटल मसल फाइबर्स होते हैं. फिर आते हैं गैमा मोटर न्यूरॉन. गैमा मोटर न्यूरॉन जो होते हैं वो अल्फा मोटर न्यूरॉन से हाफ, मतलब एज मेनी एज हाफ ऑफ द तो स्मॉलर भी है और हाफ इनकी क्वांटिटी होती है गैमा मोटर न्यूरॉन की. ये आपको पता है इनकी 5 माइक्रोमीटर के होते हैं, और ये आपके पास मेनली कॉन्स्टिट्यूटिंग द एफरेंट कंपोनेंट ऑफ द मसल स्पिनल, जिसको हम आगे पढ़ेंगे व्हाट इज मसल स्पिनल. ठीक है, और ये होते हैं 5 माइक्रोमीटर के, और ये इंट्राफ्यूजल फाइबर्स को इनोवेट कर रहे होते हैं. अब इंटर न्यूरॉन आपके पास अल्फा मोटर न्यूरॉन से या गैमा मोटर न्यूरॉन से कहीं ज़्यादा होते हैं, 30 गुना ज़्यादा होते हैं एंटीरियर मोटर न्यूरॉन से. ठीक है, और इनकी एक्साइटेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, 1500 टाइम्स पर सेकंड होते हैं. सिंपल इंटर न्यूरॉन का फंक्शन क्या होता है कि आपके पास ये स्पाइनल कॉर्ड के यहाँ पे जो है ना वो सेंट्रल ग्रे मैटर में ये अकोमोडेट हुए होते हैं, और इनका फंक्शन ये होता है कि उन्होंने सेंसरी न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन के साथ कनेक्ट करना होता है. इसके अलावा डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस और रेपिटेटिव डिस्चार्ज भी इनका फंक्शन होता है. ठीक है, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट फ्रॉम द ब्रेन इज शोन टू टर्मिनेट ऑलमोस्ट एंटायरली ऑन द इंटरन्यूरॉन्स. मेनली आपके पास जितने भी कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट आ रहे हुए हैं, जितने भी ट्रैक्ट आ रहे हैं वो मेनली इंटरन्यूरॉन्स में ही एंड अप करते हैं. हम बात करते हैं रेंशॉ सेल की. यहाँ पे हमने एक बात की थी जी. रेंशॉ सेल क्या करते हैं कि ये आपके पास, अच्छा पहले बात में ये बात कर लेते हैं कि जब आपके पास कोई अल्फा मोटर न्यूरॉन जो है वो एक्सॉन जो है वो जब आपके पास लीव करता है अपनी सेल बॉडी को और बाहर निकलता है वहाँ से, तो कोलैटरल ब्रांच भी देता है रेंशॉ सेल को, जो कि रेंशॉ सेल बाकी जो है वो मोटर न्यूरॉन को इनहिबिट करते हैं. इसको हम यहाँ पे कहते हैं लैटरल इनहिबिशन, या इसको हम कहते हैं रिकरेंट इनहिबिशन. ठीक है, रिकरेंट इनहिबिशन का फिनोमेना होता है. ये भी जो सेल्स होते हैं ना रेंशॉ सेल, ये वही वेंट्रल हॉर्न में ही होते हैं. इसको हम कहते हैं लैटरल इनहिबिशन या रिकरेंट इनहिबिशन होता है, ये वही वेंट्रल हॉर्न स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं. और जब आपके पास अल्फा मोटर न्यूरॉन जो है वो अपने न्यूरॉन सेल बॉडी को निकलता है, तो ये आपके पास लैटरल ब्रांचेस देते हैं रेंशो सेल को कि वो बाकी मोटर न्यूरॉन को इनहिबिट करते हैं ताकि इसका जो सिग्नल होता है वो शार्प हो सके, फोकस हो सके. इसके अलावा कहते हैं कि मल्टी सेगमेंटल कनेक्शन होते हैं कि एक स्पाइनल कॉर्ड से प्रॉपर्ली स्पाइनल फाइबर्स आ रहे हैं जो कि ऊपर वाले कॉर्ड से भी आ रहे हैं, नीचे वाले कॉर्ड से भी आ रहे हैं, और ये इसलिए आ रहे हैं ताकि आपके पास मल्टी सेगमेंटल कॉर्ड रिफ्लेक्स जो है वो जनरेट हो सके. हम बात करते हैं मसल स्पिनल की. तो एक मसल स्पिनल क्या होता है, बेसिकली ये आपको जो नजर आना है ये आता है मसल स्पिंडल. आपके पास हमने होते हैं एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स होते हैं, इंट्राफ्यूजल फाइबर्स होते हैं. इंट्राफ्यूजल फाइबर्स होते हैं वो छोटे फाइबर्स जो कि एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स के अंदर पड़े होते हैं. ठीक है, ये बड़े वाले एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स होते हैं, छोटे इंट्राफ्यूजल फाइबर्स होते हैं. मसल स्पिंडल जो होता है इन इंट्राफ्यूजल फाइबर का जो सेंट्रल पोर्शन होता है ना, जहाँ पे एक्टिनोमायोसिन नहीं होते, वो पोर्शन एज अ रिसेप्टर एक्ट करता है, जो कि हमें मसल की लेंथ के बारे में या चेंज और लेंथ और चेंज इन द रेट ऑफ द लेंथ के बारे में हमें बताता है. तो उसको हम एज अ रिसेप्टर वो एक्ट कर रहा है, तो उसको हम कहते थे मसल स्पिंडल. सो हमने यहाँ पे बात की कि मसल स्पिनल होता है जो कि हमने कहा कि दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द मसल एंड दे सेंड इन्फॉर्मेशन टू द नर्वस सिस्टम अबाउट द मसल लेंथ और चेंज रेट. और उसके बाद होता है गोल्जी टेंडन. जो गोल्जी टेंडन होता है वो आपके पास यहाँ पे जो है ना वो टेंडन्स में पड़ा हुआ होता है. ठीक है, टेंडन में पड़ा हुआ होता है और उसको यहाँ पे एक्स्ट्रा स्केलेटल मसल फाइबर के टेंडन सराउंड करे होते हैं और वो हमें टेंशन के बारे में बताता है. तो ये दोनों जो आपके पास रिसेप्टर्स होते हैं जो कि एक मसल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे पास सब कॉन्शियस लेवल पे इंट्रिंसिक मसल कंट्रोल करे होते हैं. वो कॉन्टिन्यूसली इंस्टेंटेनियस इन्फॉर्मेशन अबाउट द टेंशन एंड लेंथ ऑफ द मसल जो है वो स्पाइनल कॉर्ड को दे रहे होते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो मैंने बता दिया कि यहाँ पे होता क्या है, वो 3 से 10 मिलीमीटर का ये स्ट्रक्चर होता है. उसको कि 3 से 12 जो है वो इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर उसको सराउंड करे हैं, और यहाँ पे जो एंड होता है ना वहाँ पे वो एक्स्ट्राफ्यूजल जो मसल फाइबर उनके ग्लाइकोकैलिक्स पे जाके लगे हुए होते हैं.
ये मैंने बता दिया कि मिड पोर्शन में यहाँ पे वो नहीं होते। अब इसकी जो इनोवेशन होती है वो ये होती है कि सबसे पहले जानना है कि ये स्ट्रेच कब होंगे, ठीक है। ये स्ट्रेच तब होते हैं जब आपका पूरा लेंथ मसल, यहाँ पे हमने कहा था कि लेंथनिंग ऑफ द होल मसल हो, या फिर हमने कहा है कि एंड पोर्शन ऑफ द स्पिनल इंटरफ्यूजन मसल फाइबर स्ट्रेच करें। हमने कहा था जो एंड पोर्शन होता है स्पिनल के इंटरफ्यूजन मसल फाइबर्स पे वो कनेक्ट होता है ना, यहाँ पे वहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स ऑफ द एक्स्ट्रामेसोल फाइबर्स, तो या तो आपके पास लेंथनिंग ऑफ द होल मसल हो या फिर एंड पोर्शन ऑफ द इंटरफ्यूजन मसल फाइबर जो है वो स्ट्रेच करें। अब इसकी इनोवेशन में आपके पास होते हैं प्राइमरी एफरेंट एंडिंग्स होती हैं और इफरेंट एंडिंग्स होती है। तो प्राइमरी एंडिंग्स में आपने याद रखना है ये आपके पास होती है प्राइमरी एंडिंग्स, ठीक है। प्राइमरी एंडिंग होती है 1A विच इज 10-17 माइक्रोमीटर की होती है, इसको हम कहते हैं एनुलोस्पाइनल एंडिंग, ठीक है। ये जो प्राइमरी एंडिंग होती है ये आपको नजर आ रही है, जो कि अब आगे हम देखेंगे कि बेसिकली न्यूक्लियर बैक फाइबर्स होते हैं जहाँ पे स्केलेटल मसल की न्यूक्लियर आर कॉन्ग्रीगेटेड इन अ बैग, तो वो मिलकर न्यूक्लियर बैक फाइबर्स बना देते हैं। और जहाँ पे स्केलेटल मसल की न्यूक्लियर एक लीनियर चेन में अरेंज होते हैं वो न्यूक्लियर चेन फाइबर्स बना देते होते हैं। तो ये दो इंटरफ्यूजन मसल फाइबर्स जो कि मसल स्पिनल के अंदर आते हैं। तो अगर आपके पास जो प्राइमरी एफरेंट होते हैं वो न्यूक्लियर बैक फाइबर्स को और न्यूक्लियर चेन फाइबर्स को दोनों को इनोवेट करे होते हैं, वो होते हैं प्राइमरी एफरेंट 1A फाइबर्स 17 माइक्रोमीटर के, उनको एनुलोस्पाइनल फाइबर भी कहते हैं। फिर आते हैं आपके पास ग्रुप 2 फाइबर जो कि सेकेंडरी एफरेंट होते हैं, जो सिर्फ सेकेंड आपके पास जो न्यूक्लियर चेन फाइबर्स है सिर्फ उनको इनोवेट करे होते हैं, ठीक है। और ये आपके पास जो हमने बात की है जो सेकेंडरी फाइबर्स थे वो 8 माइक्रोमीटर के होते हैं, तो ये हमने कहा कि सेंसरी हो गए और ये आपके पास ये हो गए, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं आपके पास जो 1A फाइबर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड में अंदर गए और यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड में ऊपर वाले पार्ट में यहाँ पे जो हमने कहा ना कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमने बना दिया, आपने यहाँ पे खत्म कर दिया। उसके बाद डिसेंडिंग फाइबर्स होते हैं। डिसेंडिंग फाइबर्स जो आपके पास यहाँ पे गॉल्जी टेंडेंस से भी फाइबर्स आते हैं, गॉल्जी टेंडेंस जो है ना वो होते हैं 1B, वो यहाँ पे गए, वो उन्होंने पहले सिनेप्स कर दिया और ग्रॉस रूट के फिर यहाँ पे आए, जब वो यहाँ पे आके टर्मिनेट करके फिर हमने यहाँ पे दो डिसेंडिंग फाइबर्स बनाने, एक डिसेंडिंग फाइबर्स अपने इस तरह से चला जाएगा, यहाँ पे सेनेप करेगा, लेकिन हमने यहाँ से लगाने दोबारा। अब यहाँ पे हमने कहा था 1B का था ना, तो 1B का जब आकर आता तो वो अल्फा मोटर न्यूरॉन मतलब जो कि एक्स्ट्रा फ्यूजल मसल फाइबर को इनोवेट करे। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं 1A पे, जो हम पढ़ रहे थे कि 1A से जो आ रहा होता है वो भी इसे सिनेप्स करता है, लेकिन 1A पे जो आ रहा होता है ना, जो यहाँ से आ रहा होता है वो इससे सिनेप्स करता है और डिसेंडिंग फाइबर्स यहाँ से आता है, वो आके फिर आपके पास देते हैं गैमा मोटर न्यूरॉन जो कि मसल स्पिनल को इनोवेट करते हैं, ठीक है। सो गैमा मोटर न्यूरॉन्स होते हैं जो कि मसल स्पिनल को इनोवेट करे होते हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास हम आगे हम देखेंगे। अगर हमने न्यूक्लियर बैग और न्यूक्लियर चेन फाइबर्स की बात है वो यहाँ पे कर दी हुई है, ठीक है, हमने बता दिया ना, वो हमने बता दिया कि न्यूक्लियर बैक फाइबर्स को जो है वो आपके पास प्राइमरी सेंसरी करती है, सेकेंडरी भी करती है, और यहाँ पे न्यूक्लियर चेन को जो हमने कहा था सिर्फ सेकेंडरी करी। उसके बाद रिस्पॉन्स जो होती है, अभी होता है स्टैटिक रिस्पॉन्स, एक होता है डायनामिक रिस्पॉन्स। स्टैटिक रिस्पॉन्स कब होता है, जब फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि मसल की लेंथ स्लोली चेंज करती है, तो जब मसल की लेंथ स्लोली चेंज करती है तो उससे क्या होता है कि दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी एंडिंग जो होती है वो इनोवेट होती हैं एंड दे विल इंक्रीज ऑलमोस्ट डायरेक्टली इन प्रोपोर्शनल टू द डिग्री ऑफ द स्ट्रेच, और वो एंडिंग जो है आपके पास वो कंटिन्यूसली सिग्नल ट्रांसमिट करेंगे जब तक वो यहाँ पे स्ट्रेच जो होता है रहता है, उसको कहते हैं स्टैटिक रिस्पॉन्स। डायनामिक रिस्पॉन्स कहते हैं फॉर एग्जाम्पल सडन स्ट्रेच आता है ना जब, तो सडन स्ट्रेच में एक तो होता है कि यहाँ पे प्राइमरी एंडिंग जो होती है वो जो है वो एक्साइट होती है और वो क्या करती है, वो ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ इंपल्सेस भेजती हैं टू द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, प्राइमरी एंडिंग। तो यहाँ पे जब आपके पास रैपिड स्ट्रेच हुआ तो उसके रिजल्ट में हमने कहा कि जब आपके पास प्राइमरी एंडिंग ने बहुत जल्दी से ट्रेमेंडस इंपल्सेस भेजी, उसकी रिस्पॉन्स में रैपिड जो है वो मसल की कंट्रैक्शन हुई, तो उसको हम यहाँ पे डायनामिक रिस्पॉन्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने बात की कि आपके पास इसी तरह से गैमा भी दो तरह की फिर गैमा इन्फ्रेंट होगी, तो एक होता है गैमा डायनामिक इन्फ्रेंट जो कि न्यूक्लियर बैक फाइबर्स को इनोवेट करे होते हैं, और होते हैं गैमा स्टैटिक इन्फ्रेंट जो कि न्यूक्लियर चेन फाइबर्स को इनोवेट करे होते हैं। अब जैसे हमने बात की कि जब गैमा डी फाइबर्स एक्टिवेट होते हैं तो आपके पास डायनामिक रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है और हार्डली कोई यहाँ पे आपके पास कोई स्टैटिक रिस्पॉन्स नजर आता है। जब आपके पास स्टैटिक न्यूरॉन एक्टिवेट होते हैं तो आपका मेनली आपको होता है स्टैटिक रिस्पॉन्स आएगा, हार्डली कोई आपको डायनामिक रिस्पॉन्स नजर आएगा। उसके बाद इस पैराग्राफ में मैंने बात की है कि कंटीन्यूअस डिस्चार्ज ऑफ द मसल अंडर द नॉर्मल कंडीशन, कि नॉर्मली जब आपके पास मसल जो है वो यहाँ पे हम डिग्री ऑफ गैमा एक्साइटेशन होती है तो मसल स्पिनल जो होता है ना वो सिग्नल जो है वो कंटीन्यूसली इमिट करता रहता है। यहाँ पे आपको पता है कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स क्या होता है, नेगेटिव सिग्नल क्या होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल हमने कहा है कि आपके पास फायरिंग का रेट इंक्रीज करता है तो समझ पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, यानी कि मसल स्ट्रेच किया है। अगर फायरिंग का रेट डिक्रीज करता है इसका मतलब है नेगेटिव टर्म्स में मसल स्ट्रेच नहीं किया। अब हम जाते हैं मसल स्ट्रेच रिफ्लेक्स भी इंपॉर्टेंट। मसल स्ट्रेच रिफ्लेक्स क्या होता है, इट इज अ रिफ्लेक्स which is initiated by excessive stretch of a muscle responsible for the maintaining length by its contraction, ठीक है, यानी कि एक ऐसा रिफ्लेक्स जो कि excessive stretch of a muscle की वजह से elicit होता है और फिर इट इज क्योंकि ये रिफ्लेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द लेंथ ऑफ द मसल, तो ये उसकी कॉन्ट्रैक्शन करा देता है। एक्सेसिव स्ट्रेच हुई थी मतलब एक्सेसिव स्ट्रेच को इसने डिटेक्ट किया क्योंकि ये रिफ्लेक्स जो है वो मसल की लेंथ को नॉर्मल करता है, तो इसलिए ये कॉन्ट्रैक्शन करा देता है, ठीक है। तो ये एक होता है मसल स्ट्रेच रिफ्लेक्स। अब इसकी न्यूरॉन सिक्रेटरी क्या होती है कि सिंपल आपके पास ये होते हैं 1A, आपके पास इसके एफ्रेंट आपको पता है कि मसल स्पिनल का एफ्रेंट होते हैं 1A प्रोप्रियोसेप्टिव फाइबर्स। 1A प्रोप्रियोसेप्टिव फाइबर्स यहाँ से इंपल्स लिखे गए, यहाँ से उन्होंने डायरेक्टली जाके एंटीरियर मोटर न्यूरॉन के साथ सिनेप्स किया, उस एंटीरियर मोटर न्यूरॉन ने उसी मसल को इनोवेट किया, उसी मसल के एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स को इनोवेट किया जो कि इस यहाँ पे जिसकी फॉर एग्जाम्पल हमने कहा था कि जिसका स्ट्रेच हुआ था, जब वो स्ट्रेच हुआ तो उसकी लेंथ बढ़ गई, जब स्ट्रेच हुआ तो हमने कहा था कि उसकी लेंथ को मेंटेन रखने के लिए हमारे पास 1A प्रोप्रियोसेप्टिव फाइबर गए, उन्होंने डायरेक्टली एंटीरियर कॉर्ड में जाके एंटीरियर मोटर न्यूरॉन के साथ उसके साथ सिनेप्स किया जो कि उसी स्केलेटल मसल के एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर को सप्लाई करा था और वहाँ पे उसने जाके उसकी कॉन्ट्रैक्शन करा दी, ठीक है। अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक ये मतलब
मतलब एक आपके पास ये न्यूरॉन है और एक ये न्यूरॉन है और ये इनका एक सिनेप्टिक, इट इज अ मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स, ठीक है। अदरवाइज यहीं से आपके पास सिग्नल जाता है सेकेंडरी एफरेंट न्यूरॉन में, जो सेकेंडरी एफरेंट न्यूरॉन रहता है जो कि आपके पास टाइप 2 फाइबर्स होते हैं, वो जब यहाँ पे जाता है तो वो यहाँ मेंटेन नहीं करता, बल्कि वो आपके पास मल्टीपल इंटर न्यूरॉन पूल मेंटेन करता है, वहाँ से इंटर न्यूरॉन पूल से आपके पास फाइबर जो है वो आगे से निकलते हैं, तो वो एक मल्टी सिनेप्टिक रिफ्लेक्स बना रहा होता है। यहाँ पे भी आपके पास डायनामिक और स्टैटिक रिफ्लेक्स बन जाता है। डायनामिक रिफ्लेक्स ऑब्वियसली तब होगा जब आपके पास रैपिड स्ट्रेच होगी, ठीक है। जब रैपिड स्ट्रेच होगी उसकी रिस्पांस में इंस्टेंटेनियस स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्सिव कंट्रैक्शन होगी, और स्टैटिक रिस्पांस होगा जब आपके पास इंस्टेंटेनियस स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्सिव कंट्रैक्शन के बाद जो आपके पास एक थोड़ी देर तक आपके पास जो है मसल कॉन्ट्रैक्टेड रहता है वो स्टैटिक रिफ्लेक्स होता है। और यहाँ पे जो स्टैटिक रिस्पांस होता है उसकी इंपॉर्टेंस ये होती है कि फॉर एग्जांपल आपके पास नॉर्मली जो मसल होता है ना, हमारे मसल नॉर्मली कॉन्ट्रैक्टेड ही रहते हैं और हमने अपनी विल से कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज और डिक्रीज कर दिया, तो आपके पास हमने कहा कि डायनामिक रिस्पांस के बाद जो मसल जो है वो एक कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहता है, वो स्टैटिक स्ट्रेच रिफ्लेक्स की वजह से रहता है। और जो मसल हमारे नॉर्मली भी टोनिकली कॉन्ट्रैक्टेड रहते हैं वो स्टैटिक स्ट्रेच रिफ्लेक्स की वजह से होता है। इसकी सिग्निफिकेंस ये होती है कि आप जब कभी चाहो अपनी विल से हम उसको कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं मसल स्पिनल। अच्छा, यहाँ पे मैं जैसे मायोटिक रिफ्लेक्स उसमें यहाँ पे कहते हैं कि ये जो स्ट्रेच रिफ्लेक्स होता है जिसको मायोटिक रिफ्लेक्स भी कहते हैं या मसल स्पिनल रिफ्लेक्स भी कहते हैं। अच्छा देखिए इसका स्टेटस क्या था, मोनोसिनेप्टिक था। स्टिमुलस क्या होगा, लेंथनिंग ऑफ मसल या फिर होल मसल कॉन्ट्रैक्शन। रिसेप्टर था मसल स्पिनल एफरेंट में, प्राइमरी एफरेंट इनर स्पाइनल और सेकेंडरी आपके पास जो 8 माइक्रोमीटर के फाइबर्स थे। सेंटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पे इफेक्टर्स क्या होते हैं, एक्स्ट्रा फ्यूजन मसल फाइबर्स, ठीक है, क्योंकि इफरेंट का होता है गैमा डायनामिक फाइबर्स जो कि न्यूक्लियर बैक को करे थे और गैमा स्टैटिक फाइबर जो कि न्यूक्लियर चेन को करे थे। उसके बाद आ जाते हैं कि मसल स्पिनल के फंक्शन क्या होते हैं। तो 3 फंक्शन होते हैं। एक होता है इसका डैम्पिंग फंक्शन। आपको ये बताना चाहिए कि जो स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल आते हैं ना किसी मसल को, वो बहुत अनस्मूथ होते हैं, कुछ की इंक्रीज इन डेंसिटी होती है, कुछ की डिक्रीज इन डेंसिटी होती है, कुछ की वेरिएबल डेंसिटी होती है। तो ये क्या करता है कि डिस्पाइट के सिग्नल्स बहुत डिफरेंट तरीके से आ रहे हैं, डिफरेंट डेंसिटी के आ रहे हैं, लेकिन ये उनको क्या कर देता है कि उनको डैम्पन कर देता है, ताकि इसको हम कहते हैं इसका सिग्नल एवरेजिंग फंक्शन होता है कि आपके पास कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल इज ओनली स्टिल स्मूथ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि रोल ऑफ मसल स्पिनल इन द वॉलंटरी मोटर एक्टिविटी। तो आपको याद रखना है कि एक जो मसल होता है ना उसको 31% जो फाइबर्स आ रहे हैं वो गैमा एफरेंट फाइबर्स आ रहे हैं, ठीक है, स्मॉल टाइप ए गैमा एफरेंट फाइबर्स। जब हम वॉलंटरली कॉर्टिकल सेंसेशन हमारी आती है, वो वॉलंटरली हम कुछ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो इससे क्या होता है कि अल्फा और गैमा मोटर न्यूरॉन की साइमल्टेनियस एक्टिवेशन उसको कहते हैं को-एक्टिवेशन, ठीक है। जब दोनों की को-एक्टिवेशन होती है तो आपके पास एक्स्ट्रा फ्यूजन इंट्रोफ्यूजन मसल फाइबर एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब एक्स्ट्रा फ्यूजन इंट्रोफ्यूजन मसल फाइबर एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उनकी एक साथ कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है कि आपके पास ना ही लेंथ चेंज करती है, लेंथ आपके पास जो मसल स्पिनल होती है उसकी सेम रहती है और डैम्पिंग फंक्शन भी मेंटेन रहता है, तो इससे आपके पास यहाँ पे रिफ्लेक्टिव वेलोसिटी नहीं होता। और लास्ट इसका एक फंक्शन है जो कि हम कहते हैं कि इसका टेंस यहाँ पे एक्शन परफॉर्म करने में होगा। इससे पहले हम देखते हैं कि आपके पास गैमा मोटर न्यूरॉन को कंट्रोल कौन सा करो, तो यहाँ पे गैमा मोटर न्यूरॉन कंट्रोल बाय द बल्बा रेटिकुलर फैसिलिटेटरी रीजन। एक तो जो ब्रेन स्टेम में होता है, दूसरा लगा कि जो सेकेंडरी रीजन होते हैं सेरिबेलम में या बेसल गैंग्लिया में या यहाँ पे आगे सीरियल कॉर्टेक्स में होते हैं। ये जो बल्बा रेटिकुलर फैसिलिटेटरी रीजन होता है ये बेसिकली कंट्रोल कर रहा होता है गैमा मोटर डिस्चार्ज को इन द एंटी ग्रेविटी मसल। और मैं रखना कि एंटी ग्रेविटी मसल में ज्यादा मसल स्पिनल होते हैं, जिसकी वजह से कहते हैं कि हाँ ये सही होगा शायद गैमा मोटर डिस्चार्ज होता है एंटी ग्रेविटी मसल की कंडक्शन को ज्यादा एक्टिवेट कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें यहाँ पे बताया कि आपका थर्ड फंक्शन है मसल स्पिनल का, जिसमें हम यहाँ पे बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बल्बा रेटिकुलर फैसिलिटेटरी रीजन जो कि इसको कंट्रोल कर रहा था वो एक्टिवेट हुआ। जब वो एक्टिवेट हुआ तो फॉर एग्जांपल उसने क्या किया कि उसने एक जॉइंट यहाँ पे आपके पास है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आर्म जॉइंट है, ये मैं कह देती हूँ कि यहाँ पे सॉरी ये आपका आर्म है और ये आपका जो है ना फोर आर्म है, ठीक है। ये आपका नी जॉइंट आ गया। उसके बाद आपके पास फॉर एग्जांपल मैं हैंड बना देती हूँ यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको रिस्ट जॉइंट आ गया। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि यहाँ पे ये नी जॉइंट है, तो इसके इस तरफ के मसल स्पिनल अगर फॉर एग्जांपल हमने कहा कि वो आया तो इसने इस तरफ भी मसल स्पिनल को एक्टिवेट करा दिया, इस तरफ भी मसल स्पिनल को एक्टिवेट करा दिया। तो इस यहाँ पे भी मसल स्पिनल के एक्टिवेट होने से क्या हुआ, यहाँ पे भी गैमा मोटर डिस्चार्ज हुआ, यहाँ पे भी गैमा मोटर डिस्चार्ज हुआ, यहाँ पे भी मसल स्पिनल एक्टिवेट हुआ, यहाँ पे भी मसल स्पिनल एक्टिवेट हुआ, यहाँ पे भी मसल स्पिनल के एक्टिवेशन से रिफ्लेक्सिव स्केलेटल मसल की कंट्रैक्शन हुई, यहाँ पे भी रिफ्लेक्सिव स्केलेटल मसल की कंट्रैक्शन। जब दोनों जगह पे कंट्रैक्शन होगी तो ये जॉइंट टेंस हो जाएगा और यहाँ पे कोई मूवमेंट परफॉर्म नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने कहा था कि जब आपके पास बॉडी पोजीशन यहाँ पे स्टेबलाइज की, इसका ये फंक्शन होता है कि ये बॉडी पोजीशन को स्टेबलाइज करता है ड्यूरिंग द टेंस एक्शन, ठीक है। और ये हमें हेल्प करता है इन दी डिटेल वॉलंटरी मूवमेंट और टू रिक्वायर्ड फॉर द इंट्रिकेट मोटर प्रोसीजर।